हेलो एवरीवन वेलकम इन माय केमिस्ट्री क्लास। स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में मैंने आपको ये सब समझाया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आप लोगों को साउंड नहीं आया वीडियो में, तो जिसकी वजह से आज आपको इसको दोबारा एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये आपको अपनी नोटबुक में नहीं करना है, बिकॉज़ शायद कोविड-19 की वजह से आपका ये थोड़ा सा सिलेबस रिड्यूस किया गया है और वही, लेकिन ये बेसिक है, इसलिए मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ। ये चीज़ें आप 10th क्लास में पढ़ लेते हो बच्चों। तो आज मैं आपको बता रहा था, हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 है आपका क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, ठीक है, यानी कि तत्वों का वर्गीकरण। इसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। तो बच्चों, सबसे पहले क्लासिफिकेशन किसने दिया, क्लासिफिकेशन के बारे में ये थॉट आया कैसे, इसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। तो बच्चों देखिए, क्लासिफिकेशन की ज़रूरत क्यों पड़ी। देखिए, एलिमेंट का यानी कि तत्वों का सिस्टमेटिक और प्रॉपर वे में स्टडी करने के लिए हमें क्लासिफिकेशन करना ज़रूरी होता है। यानी कि तत्वों को एक अच्छी तरीके से और एक एक उनकी फिजिकल और प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी यानी कि भौतिक गुणधर्म और रासायनिक गुणधर्मों का अध्ययन करने के लिए, स्टडी करने के लिए हमें एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन करना ज़रूरी होता है। तो एलिमेंट का अगर हम क्लासिफिकेशन करें तो कैसे करें, ये क्वेश्चन साइंटिस्ट के माइंडों में आता था, साइंटिस्ट जितने भी थे उनके माइंड में आता था। तो सबसे पहले जो थॉट दिया, सबसे पहले जो अपने विचार प्रस्तुत किए वो थे डोबेराइनर। यानी कि पहला जो साइंटिस्ट था बच्चों वो था डोबेराइनर, जिसने ये बताया कि एलिमेंट्स को अगर हम उनके एटॉमिक वेट के अकॉर्डिंग इंक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है ना, असेंडिंग ऑर्डर में अगर हम अरेंज करें एलिमेंट्स को, यानी कि तत्वों को असेंडिंग ऑर्डर में, उनके एटॉमिक वेट के असेंडिंग ऑर्डर में अगर हम उनको अरेंज करें तो उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी जो होती हैं वो ऑलमोस्ट सेम आती हैं एक टाइम पीरियड के बाद, ठीक है ना। तो उसने क्या किया बच्चों, डोबेराइनर ने एलिमेंट्स को एटॉमिक वेट के अकॉर्डिंग अरेंज किया और उसने 3-3 के ग्रुप बनाए। किसने बच्चों, डोबेराइनर ने। और इन 3-3 के ग्रुपों को डोबेराइनर के ट्रिपलेट्स बोलते हैं और हिंदी में डोबेराइनर के त्रिक बोलते हैं। उस टाइम बच्चों अप्रोक्स 63 या 56 एलिमेंट अप्रोक्स पता थे। कई बुक्स में 56 लिखा रहता है, कई जगह 58 लिखा रहता है, लेकिन 1800 सेंचुरी तक बच्चों आपके 63 एलिमेंट पता थे, ठीक है ना। तो डोबेराइनर के टाइम हम ये मान के चलते हैं 63 एलिमेंट पता थे, यानी कि डिस्कवर हो चुके थे। लेकिन डोबेराइनर ने केवल 3 ही ट्रिपलेट दिए थे। पहला जो ट्रिक था वो था बच्चों लिथियम, सोडियम और पोटेशियम का। दूसरा था कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम। और तीसरा था क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। इसके आगे वो नहीं दे सका, वो बता नहीं सका, वो ट्रिपलेट नहीं दे पाया, या फिर उसने दिए लेकिन वो उसके लॉ को फॉलो नहीं कर रहे थे। आखिर कौन सा लॉ था, कौन सा ट्रिपलेट रूल्स क्या था। तो देखिए, डोबेराइनर के अकॉर्डिंग ट्रिपलेट रूल्स ये कहता है कि डोबेराइनर के जो ट्रिपलेट थे उनमें फर्स्ट एलिमेंट और थर्ड एलिमेंट का जो एटॉमिक मास होता है उसका एवरेज एटॉमिक मास जो होता है वो बीच वाले एलिमेंट के बराबर होता है। जैसा कि मैंने यहाँ समझाया है कि लिथियम का 7 और पोटेशियम का 39, तो दोनों का जब एवरेज निकालोगे तो 23 निकलता है। तो सोडियम का एवरेज जब हमने एटॉमिक मास देखा तो वो 23 था। इट मीन्स फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट का जो एटॉमिक मास होता है वो बीच वाले एलिमेंट के अप्रोक्स बराबर होता है। इसी तरह कैल्शियम और बेरियम, इसी तरह क्लोरीन और आयोडीन का जो एवरेज एटॉमिक मास निकलेगा वो ब्रोमीन के एटॉमिक मास के इक्वल निकलेगा। बाकी के जो ट्रिपलेट उसने दिए थे बच्चों वो उन पर ये रूल्स उन पर फॉलो नहीं होता है, इसलिए इसके क्लासिफिकेशन को रिजेक्ट कर दिया गया बच्चों, क्योंकि ये केवल 9 एलिमेंट को ही अरेंज कर पाया, बाकी एलिमेंट के बारे में इसने कुछ नहीं कहा। इसके बाद अगला जो साइंटिस्ट आया वो था न्यूलैंड। उसने एलिमेंट का क्लासिफिकेशन भी किया, उसने भी एटॉमिक वेट के अकॉर्डिंग एलिमेंट को अरेंज किया, लेकिन उसने अपने एलिमेंट के अरेंजमेंट में 8-8 के यानी कि 8-8 एलिमेंट्स के कॉलम बनाए। तो वास्तव में ये कॉलम बिल्कुल ऐसे थे, इनमें क्या था बच्चों कि जिस तरह हम कोई भी, ये मान लो हम संगीत सीखने जाते हैं या हम कहीं सीखने जाते हैं, देखो सॉन्ग वगैरह जो हम कहते हैं ना, कई जगह संगीत सीखने जाते हैं तो सा रे गा मा पा वगैरह सिखाते हैं। देखिए बच्चों, तो सा रे गा मा पा धा नी, और ये 7वां जो आपको दिखाई दे रहा नहीं, इसके बाद जो 8वें नंबर के आएगा वो दोबारा सा आता है, यानी कि वो बिल्कुल जस्ट पहले वाले के जैसा होता है। तो बिल्कुल सेम ऐसे ही
न्यूलैंड का ऑक्टेन रूल्स ये कहता है कि हर फर्स्ट एलिमेंट के बाद जो 8वां एलिमेंट आएगा, हर फर्स्ट एलिमेंट के बाद जो इसके बाद 8वां एलिमेंट आएगा, उसकी प्रॉपर्टी और फर्स्ट एलिमेंट की प्रॉपर्टी ऑलमोस्ट क्या होती है बच्चों, सेम होती है। ठीक है ना, यानी कि हर 8वें एलिमेंट की प्रॉपर्टी उससे पहले आने वाले फर्स्ट एलिमेंट के ऑलमोस्ट इक्वल होती है। ये बात किसने कहा था बच्चों, न्यूलैंड ने कहा था। तो बच्चों उस टाइम ये जो इनर्ट गैसें हैं, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनोन, रेडोन, इनकी डिस्कवरी नहीं हुई, ये इनकी इन्वेंशन, इनकी खोज उस वक्त नहीं हुई थी, इनका पता उस वक्त नहीं चला था। इसलिए मैं आपको बता दूं कि हीलियम 2 नंबर पर आता है, लिथियम 10 नंबर पर आता है, आर्गन का एटॉमिक नंबर 18 होता है। ये आज हमको पता है बच्चों। इनर्ट एलिमेंट, अक्रिय तत्व, नोबल गैस भी इनको बोलते हैं, यानी कि इनको उत्कृष्ट गैसें भी बोलते हैं, अक्रिय तत्व भी बोलते हैं, इंग्लिश में इनर्ट एलिमेंट, नोबल गैसेज। तो बच्चों आपको मिनिमम 30 एलिमेंट्स याद होने चाहिए, ध्यान रखना, क्योंकि आपको अगर अपनी केमिस्ट्री स्ट्रॉन्ग करनी है तो मिनिमम कम से कम 30 एलिमेंट्स विद एटॉमिक नंबर आपको याद होने चाहिए। तो देखिए न्यूलैंड ने जो ऑक्टेट रूल्स बनाया उसके अंदर कैसे एलिमेंट अरेंज किए मैं आपको बता रहा हूँ। हाइड्रोजन, हीलियम उस वक्त डिस्कवर नहीं हुआ था, मैंने हटा दिया। उसके बाद लिथियम, फिर बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के बाद आता है फ्लोरीन, जो कि 8वें नंबर का एलिमेंट है। तो जो 8वां, देखो हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन 7 हो गए। अब 8वें पर आपका फ्लोरीन आएगा। फ्लोरीन की प्रॉपर्टी बिल्कुल सेम हाइड्रोजन की जैसी थी कुछ प्रॉपर्टी, इसलिए उसको हाइड्रोजन के नीचे रख दिया। फिर उसके बाद नियोन आएगा, नियोन उस वक्त डिस्कवर नहीं हुआ था। तो उसके बाद सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, और क्लोरीन के बाद आर्गन आता है, उस वक्त डिस्कवर नहीं हुआ था, इसलिए उसके बाद पोटेशियम, फिर कैल्शियम। मैंने कैल्शियम पर स्टार इसलिए लगाया बच्चों क्योंकि न्यूलैंड का रूल्स केवल कैल्शियम तक ही अप्लाई होता है, इसके बाद वाले एलिमेंट पर यह अप्लाई नहीं होता। तो जो पोटेशियम की अगर हम बात करें, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये बिल्कुल वही ऑर्डर, वही ट्रिपलेट आ गया जो आपका डोबे-राइनर के अंदर था। तो इसका मतलब न्यूलैंड के ऑक्टेव्स में आपको डोबे-राइनर का ट्रिपलेट भी मिल जाएगा। न्यूलैंड ने 8-8 एलिमेंट का रूल्स बनाया और डोबे-राइनर ने 3-3 एलिमेंट का रूल्स बनाया, लेकिन दोनों ही फेल हो गए। बिकॉज न्यूलैंड ने पहली बात तो इन इनर्ट गैसों के बारे में कुछ नहीं बोला, इनके लिए कोई स्पेस नहीं छोड़ा। दूसरी बात, इसके टाइम केवल 63 एलिमेंट जो थे ये उन्हीं को अरेंज कर पाया, बाकी के बारे में इसने कोई स्पेस नहीं छोड़ा और कोई बात नहीं कही। ठीक है बच्चों, इसलिए इसका जो रूल्स है वो केवल कैल्शियम तक अप्लाई होता है। हायर इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, ऐसी स्पीसीज जिनके पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं 20 से ज़्यादा, उन पर यह अप्लाई नहीं होता। तो इसको भी बाद में बच्चों कैंसिल कर दिया गया। तो बच्चों इसके बाद लोथर-मेयर आता है। लोथर-मेयर का क्लासिफिकेशन कुछ समय के लिए रहा, क्योंकि उसी टाइम लोथर-मेयर के टाइम ही बच्चों मेंडलीफ ने अपने क्लासिफिकेशन का रूल्स दे दिया था। तो बच्चों फिर आया मेंडलीफ। तो मेंडलीफ जो था ना बच्चों, मेंडलीफ जो था इसका क्लासिफिकेशन बहुत समय तक माना जाता रहा। इसके पीछे रीज़न ये था कि मेंडलीफ के टाइम, पहली बात तो मैं आपको बता दूं, 63 एलिमेंट उस वक्त भी थे। तो इसने एक एक एलिमेंट के बारे में स्टडी करी पूरी तरीके से, प्रॉपर तरीके से, और इसने भी एटॉमिक वेट के अकॉर्डिंग ही, देखिए बच्चों, इसने भी एलिमेंट्स को एटॉमिक वेट के अकॉर्डिंग ही हर एक एलिमेंट की स्टडी करता, उसको एक कार्ड पर लिखता और दीवार पर टांग देता। फिर दूसरे के बारे में स्टडी करता, उसकी अगर प्रॉपर्टी अलग होती उसको उसके साइड में टांग देता, इस तरह मतलब लटका देता। तो इस तरह उसने एक एक एलिमेंट की स्टडी करी और जिस एलिमेंट की प्रॉपर्टी सेम आती पहले वाले एलिमेंट के जैसी, उसको उसके नीचे रख देता। दूसरे एलिमेंट की प्रॉपर्टी उसने डिस्कस करी या उसने स्टडी करी तो देखा उसने इसके जैसे, तो हर एलिमेंट की प्रॉपर्टी को स्टडी करता गया और जिनकी प्रॉपर्टी सेम आती उनको उन्हीं एलिमेंट के नीचे यह रखता चला गया। तो इसने देखा कि कुछ हॉरिजॉन्टल, कुछ तो वर्टिकल और कुछ हॉरिजॉन्टल, यहाँ पर इसको कॉलम ऑब्टेन होते हैं बच्चों। तो मेंडलीफ ने एक एक एलिमेंट की स्टडी करी और उनको कार्ड पर लिखा और दीवार पर टांगता चला गया। तो बच्चों उसने देखा कि कुछ वर्टिकल यानी कि खड़ी लाइनें और कुछ हॉरिजॉन्टल यानी कि आड़ी लाइनें उसको प्राप्त हुई, आड़ी पंक्तियां और खड़ी पंक्तियां, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल पंक्तियां उसको प्राप्त हुई। जो वर्टिकल थी बच्चों उनको उसने ग्रुप बोला, ग्रुप।
ठीक है। और जो हॉरिजॉन्टल थी ऐसे उनको उसने बच्चों पीरियड बोला। तो इस तरह मेंडलीफ ने जब क्लासिफिकेशन किया तो उसने एलिमेंट को ग्रुप्स और पीरियड में डिवाइड कर दिया बच्चों। तो मेंडलीफ ने इसी तरह क्लासिफिकेशन का एक बेसिक तैयार कर दिया और उसी के अकॉर्डिंग आज हम जो पढ़ते हैं बच्चों वो आती है MPT यानी कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। आई होप मैंने आपको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनाने के लिए कहा था और बच्चों मैं आपको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बिल्कुल आराम से समझाऊंगा, लेकिन उससे पहले बताऊंगा कि आखिर मेंडलीफ में और उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। देखिए मेंडलीफ ने एक पीरियोडिक लॉ दिया था। इसने बोला था कि जितनी भी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी होती हैं वो एलिमेंट की जितनी भी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी होती है वो उनके एटॉमिक वेट का पीरियोडिक फंक्शन होती हैं। एटॉमिक वेट का पीरियोडिक फंक्शन होती हैं। पीरियोडिक फंक्शन का मतलब होता है कि इसका मतलब उनकी प्रॉपर्टी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी जो होती हैं अगर हम किसी एलिमेंट को उनके एटॉमिक वेट के अकॉर्डिंग इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करें तो एक फिक्स पोजीशन के बाद एक फिक्स नंबर के बाद उन एलिमेंट की प्रॉपर्टी का रिपीटेशन होता है, पुनरावर्तीकरण होता है। यानी कि अगर तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में जमाया जाए, एटॉमिक वेट के बढ़ते क्रम में अरेंज किया जाए तो एक निश्चित समय के बाद उनके गुणधर्मों की पुनरावृत्ति होती है, उनके गुणधर्म लौट के आते हैं। 8 के बाद नहीं बोला उसने 7 के बाद नहीं बोला, उसने 3 के बाद नहीं बोला, उसने केवल बोला निश्चित समय अंतराल, निश्चित स्थिति के बाद। ठीक है बच्चों, उसने बोला कि जैसे ही हम एलिमेंट्स को एटॉमिक वेट के अकॉर्डिंग बढ़ते क्रम में जमाएंगे तो एक निश्चित आवृत्ति के बाद है ना उनके गुणधर्म क्या होते हैं, लौट कर आते हैं। ठीक है बच्चों, तो इस तरह उसने अरेंज करता गया और कुछ ग्रुप्स और कुछ पीरियड उसको ऑब्टेन हो गए। और जिसे हम आजकल इसको फिर मेंडलीफ की पीरियोडिक टेबल में की विशेष स्पेशलिटी एक बात और थी बच्चों, ये फ्यूचर में डिस्कवर होने वाले एलिमेंट के बारे में भी हमें बता गया था। ठीक है ना। और दूसरी बात, ये जो फ्यूचर में एलिमेंट डिस्कवर होंगे यहाँ तक कि उनका नोमेनक्लेचर, उनका नामकरण भी ये दे गया था कि जैसे एक का बोरोन, एक का सिलिकॉन, एक का जर्मेनियम, इस तरह एक का एल्यूमिनियम, इस तरह इसने हर एलिमेंट के बारे में बहुत ज़्यादा बातें बता दी थी जो फ्यूचर में खोजे जाएंगे। इसलिए इसके क्लासिफिकेशन को बहुत समय तक माना जाता रहा। लेकिन बच्चों इसके क्लासिफिकेशन में भी बहुत सारी कमियां रह गई, जिसकी वजह से अब हम पढ़ते हैं MPT, जिसकी वजह से हम पढ़ते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जो कि प्रोफेसर हेनरी मोजले ने दी थी। किसने दी थी बच्चों? हेनरी मोजले। हेनरी मोजले ने देखिए बच्चों, हेनरी मोजले इसने बिल्कुल एक एलिमेंट की अगर हम बात करें, इसने एलिमेंट का एक्सरे स्पेक्ट्रम की स्टडी की और इसने देखा कि जो एटम के फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी जो थी वो उनके एटॉमिक वेट की पीरियोडिक फंक्शन नहीं थी, बल्कि उनके एटॉमिक नंबर की पीरियोडिक फंक्शन थी, एटॉमिक नंबर के। बस इतना सा डिफरेंस है मोजले में और मेंडलीफ की पीरियोडिक टेबल में कि मेंडलीफ ने अपनी पीरियोडिक टेबल के अंदर एलिमेंट को एटॉमिक वेट के अकॉर्डिंग जमाया था, जबकि मोजले ने अपनी पीरियोडिक टेबल में एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग जमाया है। तो आज जो हम पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं बच्चों वो मोजले की पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग है और वो एटॉमिक नंबर पर बेस्ड है, वो परमाणु क्रमांक पर आधारित है। उस पूरी पीरियोडिक टेबल में अगर हम बात करें, अब आपके ये सारी बातें बच्चों आपको करनी इसलिए नहीं है, ये केवल मैंने आपको रिपीट किया है जो आप 10th क्लास में पढ़ते आए हो। अभी हम जो पढ़ने वाले हैं वो अब हमारे शुरू होगा, क्योंकि इन सारी चीज़ों को कोविड-19 की वजह से हटा दिया गया है। हेनरी मोजले की बात करें, हेनरी मोजले की जो पीरियोडिक टेबल है उसके अंदर बच्चों हम पढ़ते हैं 7 जो आपके वर्टिकल लाइनें होती हैं। ठीक है, 7 वर्टिकल रोज होती हैं, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, इन पंक्तियों को, इन लाइंस को हम बोलते हैं पीरियड यानी कि आवर्त। ठीक है बच्चों, और 18 बच्चों 18 ये खड़ी लाइनें होती हैं, इसको हॉरिजॉन्टल बोलते हैं। सॉरी मेरे मुँह से वर्टिकल निकल गया था, इसको हॉरिजॉन्टल बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल। ठीक है ना, हॉरिजॉन्टल और दैट इज़ वर्टिकल।
वर्टिकल, वर्टिकल मतलब खड़ी लाइनें, इनको बोला जाता है बच्चों ग्रुप। तो ये जो ग्रुप होते हैं बच्चों ये होते हैं 18। कितने होते हैं? 18। जो आज हम एमपीटी पढ़ते हैं, एमपीटी यानी कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, हम जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं इसके अंदर 18 ग्रुप हैं, 7 पीरियड हैं। 18 ग्रुप और 7 पीरियड, 18 ग्रुप और 7 पीरियड की जो पीरियोडिक टेबल है दैट इज एमपीटी, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। इस पूरी पीरियोडिक टेबल को बच्चों 4 ब्लॉक में हमने डिवाइड किया। देखिए मैं आपको एक ढांचा बना के देता हूँ। ऊंची है बिल्डिंग, लिफ्ट तेरी बंद है, कैसे मैं आऊँ, और नीचे नाला बह रहा है। बच्चों इस तरीके से आपको पीरियोडिक टेबल का एक स्केलेटल दिखाई देगा, एक कंकाल दिखाई देगा। मैं आपको बता दूं दिस इज़ द एस ब्लॉक, ये आपका एस ब्लॉक होता है बच्चों, जो आपको स्टार्टिंग की ऊंची बिल्डिंग नज़र आती है। फिर आपको ये जो लेफ़्ट वाली बिल्डिंग नज़र आती है, ये जो लेफ़्ट वाली बिल्डिंग आपको नज़र आती है दैट इज़ द पी ब्लॉक। इस पूरी को अपन बोलते हैं पी ब्लॉक। और एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में जो ये आपको लिफ्ट जो बंद नज़र आती है दैट इज़ द डी ब्लॉक, ठीक है। और नीचे आपके नाला जो बह रहा है, ठीक है, बहना यानी कि फ्लो होना, दैट इज़ द एफ ब्लॉक। तो पूरी पीरियोडिक टेबल को बच्चों 4 ब्लॉक में डिवाइड किया है, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक, ठीक है बच्चों। एस ब्लॉक की अगर हम बात करें तो इसके अंदर ग्रुप नंबर फर्स्ट एंड ग्रुप नंबर सेकंड, ठीक है। ग्रुप नंबर फर्स्ट और ग्रुप नंबर सेकंड यानी कि 2 ग्रुप इसके अंदर आते हैं एस ब्लॉक के अंदर। और अगर हम बात करें अब डी ब्लॉक की तो 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। देखिए बच्चों 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12 यानी कि 3 से लेकर ग्रुप नंबर 3 से लेकर ग्रुप नंबर 12 तक के जो एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे आते हैं डी ब्लॉक में, वो सारे के सारे आते हैं डी ब्लॉक में। इसके बाद हम बात करते हैं ग्रुप नंबर 13 से लेकर ग्रुप नंबर 18 तक की। ग्रुप नंबर 13 से लेकर ग्रुप नंबर 18 तक बच्चों जो एलिमेंट होते हैं उन्हें हम कहते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है। अब आप कहोगे सर ये ए ब्लॉक कहाँ गया? ए ब्लॉक जो होता है वो इन्हीं ग्रुपों का एक हिस्सा होता है, यानी कि वो डी ब्लॉक का ही एक हिस्सा होता है। इसकी पहली वाली लाइन लेंथेनाइड कहलाती है, लेंथेनाइड सीरीज़, दूसरी वाली लाइन एक्टिनाइड सीरीज़ कहलाती है। तो ए ब्लॉक में 2 सीरीज आती हैं और ये दोनों सीरीज यहाँ थर्ड ग्रुप से निकलती हैं। तो बच्चों इनका थर्ड ग्रुप होता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो लेंथेनाइड सीरीज और एक्टिनाइड सीरीज इनका ग्रुप आपका थर्ड होता है। ए ब्लॉक जो है वो बच्चों थर्ड ग्रुप का ही पार्ट है। तो इस तरह पूरी पीरियोडिक टेबल को हमने बच्चों 4 ब्लॉकों में बांट दिया है। पूरी पीरियोडिक टेबल को हमने कितने ग्रुप में बांट दिया है? 4 ग्रुप में बांट दिया है, ठीक है बच्चों। तो अब हम आपको बता देते हैं कि जो एस ब्लॉक एलिमेंट है इसको हम बोलते हैं, इसमें फर्स्ट और सेकंड ग्रुप की बात करें, पहला जो ग्रुप आपको दिखाई दे रहा है इस ग्रुप को बोलते हैं हम इसको बोलते हैं एल्केलाई मेटल यानी कि क्षारीय धातु, ठीक है। दूसरे को बोलते हैं एल्केलाई अर्थ मेटल यानी कि क्षारीय मृदा धातु। इनके बारे में हम कल की फिर क्लास में डिस्कस करेंगे बच्चों, फ़िलहाल हम आपको बस ऐसे ही बता देते हैं। और 3 से लेकर 12 डी ब्लॉक को हम बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट, ट्रांजिशन एलिमेंट। और ए ब्लॉक को बोलते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, ठीक है। और पी ब्लॉक और एस ब्लॉक दोनों को बोला जाता है रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। तो बच्चों इनके बारे में हम अब नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे और आपको पूरी पीरियोडिक टेबल अच्छे से समझाएंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच, गुड बाय एंड टेक केयर।